बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संघवाद। तो संघवाद किसे कहते हैं करके अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कहेंगे कि शासन की वह प्रणाली जिसमें संविधान द्वारा केंद्र व राज्य स्तर की दो राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित की जाती हैं एवं दोनों के मध्य शासन की शक्तियों का संविधान द्वारा स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? संघवाद कहा जाता है। यानी संघवाद में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अब बात आती है भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं या भारतीय संविधान में संघात्मक प्रावधान। तो इसको आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है दोहरी शासन प्रणाली। तो दोहरी शासन प्रणाली, तो बच्चों निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थात्मक प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की, और प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। उदाहरण के लिए हम देखें कि केंद्र की सरकार और उत्तराखंड की सरकार दोनों ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वायत्त हैं। अगली विशेषता है दोहरी नागरिकता। तो बच्चों ये संघात्मक शासन की विशेषता तो है दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता नहीं अपनाई गई है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, उनको अपने देश की भी नागरिकता प्राप्त है और अपने राज्यों की भी नागरिकता प्राप्त है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में हमको इकहरी नागरिकता प्राप्त है। और अमेरिका की संघीय जो व्यवस्था है वो भारत और जर्मनी से अलग है। अगली विशेषता है लिखित संविधान। यानी संघीय शासन प्रणाली में संविधान लिखित भी होता है और सर्वोच्च भी होता है और संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। भारत का संविधान भी अमेरिकी संविधान की भांति लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अब है स्वतंत्र न्यायपालिका। ये संघीय सरकार की या संघवाद की विशेषता है। तो बच्चों केंद्र और राज्यों के मध्य किसी भी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है, और न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। यानी केंद्र और राज्य के मध्य किसी भी प्रकार का यदि विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सुनवाई करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को होता है। ये व्यवस्था संघात्मक शासन के लिए आवश्यक होती है ताकि केंद्र और राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद पैदा न हो। यदि कोई विवाद और संघर्ष की स्थिति होती है तो यदि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो वो उसको निष्पक्ष तरीके से उसका समाधान करेगी। अब बात आती है दोहरी पहचान व निष्ठाएं की। तो बच्चों इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। यानी हम अपने राज्य के भी होते हैं और केंद्र के भी होते हैं, और नागरिक अपने क्षेत्र के भी होते हैं, राष्ट्र के भी। जैसे हम में से कोई गुजराती या उत्तराखंडी या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है, और प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होते हैं तथा वहाँ एक अलग सरकार भी होती है। जैसे हमारे यहाँ केंद्र में सरकार है और हमारा राज्य उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में भी एक सरकार है जो कि हमारी राज्य की व्यवस्था को संचालित कर रही है। अगली विशेषता है शक्तियों का विभाजन। बच्चों यदि संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन नहीं होगा तो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न होने की स्थिति आ जाएगी, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। यानी चाहे केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, उनको उनकी शक्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है।
बच्चों, हम कह रहे हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो शक्ति विभाजन करके ये यहाँ पे दिखाया गया है। पहला है संघ सूची। तो संघ सूची में 97 सब्जेक्ट हैं, 97 विषय हैं, जिनमें कि कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्रीय विधायिका को ही होता है, यानी केंद्र ही की सरकार ही इसमें कानून बना सकती है। तो इसमें प्रतिरक्षा यानी देश की रक्षा से संबंधित मामले, परमाणुविक ऊर्जा और विदेश मामले और युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेश व्यापार और मुद्रा शामिल है। यानी इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। और अगला है हमारा राज्य सूची, जिसमें कि टोटल सब्जेक्ट होते हैं 62 यानी 62 विषय हैं। और इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका को होता है, यानी राज्य सरकार इसमें कानून बना सकती है। तो इसमें सब्जेक्ट हैं कृषि, पुलिस यानी कृषि राज्य के अधीन है, पुलिस है, जेल खाना है, स्थानीय शासन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, भूमि है, शराब है, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन और प्रादेशिक लोक सेवाएं, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। यानी इनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। फिर है समवर्ती सूची, जिसमें कि 52 विषय हैं, जिसमें शिक्षा है, कृषि है, वन है, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकार। केंद्र और प्रांत दोनों की ही विधायिकाओं को इन मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। फिर बात आती है अवशिष्ट शक्तियों की। तो बच्चों, इनमें वे सभी मामले हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ है, यानी इन तीनों ही सूचियों, चाहे वो संघ सूची हो, चाहे राज्य सूची या समवर्ती सूची, इनमें इनका उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे है साइबर कानून। तो इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। बच्चों, भारत में हालांकि संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन संघीय शासन प्रणाली को अपनाने के बावजूद भी भारत में केंद्र की सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तो उसके यहाँ पे ये फ्लो चार्ट बना रखा है, उसके माध्यम से आपको बताया है कि किन किन मामलों में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार शक्तिशाली है। तो पहला है यहाँ पर राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन करना। बच्चों, यदि किसी भी राज्य का नाम बदलना हो या उसकी सीमा में बढ़ोतरी करनी हो या घटाना हो, तो इस सब का अधिकार केंद्रीय संसद को होता है। राज्य इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना, तो ये केंद्र सरकार ने बनाया। ऐसे ही 2014 में तेलंगाना बना, तो केंद्र सरकार ने ही बनाया। और ऐसे ही हम किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसकी शक्ति भी केंद्र सरकार के पास ही होती है। राज्य सरकार के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होती है। अब अगली बात आती है आपातकालीन प्रावधान। तो बच्चों, आपने भारत में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में भी पढ़ा होगा। उसमें आपने देखा होगा कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये सब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। इन सभी प्रावधानों में राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। यदि आर्टिकल 352 लागू हो जाता है तो पूरे देश में केंद्रीय शासन स्थापित हो जाता है, यानी सेंटर के हाथ में ही सब कुछ आ जाता है। ऐसे ही यदि हम आर्टिकल 356 को लगाते हैं किसी भी स्टेट में, तो उस राज्य की सारी सत्ता केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। राज्यपाल प्रतिनिधि होकर उसकी शासन व्यवस्था को देखता है। यानी आपातकालीन जितने भी प्रावधान यहाँ पर व्यवस्था की गई है संविधान में, तो उसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती हैं। फिर है वित्तीय शक्तियाँ। बच्चों, सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होते हैं। और सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का ही नियंत्रण होता है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं और राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है। अगर हम पहले की व्यवस्था देखें
तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में प्रयोग किया और नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथ में सिमटती गई। लेकिन अब हम देखते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है और नीति आयोग में राज्यों को भी अपनी बात रखने का यहाँ पर अधिकार दिया गया है। अगला है राज्यपाल। तो राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। और इसके अतिरिक्त बच्चों, राज्यपाल सामान्य परिस्थिति में भी उसको यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सके। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और यदि चाहे तो वो ऐसे विधेयकों की परीक्षा कर उन पर निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग करके उसे पूरी तरह से नकार दे। बच्चों, अब बात आती है कानून निर्माण की शक्ति की। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाता है, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक होता है। और संविधान में साफ साफ कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज़्यादा होगी, यानी कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकारों की अपेक्षा केंद्र सरकार को ज़्यादा मिली हुई है। अब बात आती है अखिल भारतीय सेवाओं की। तो बच्चों, अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। अतः जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। यानी अखिल भारतीय सेवाओं के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो केंद्र सरकार के अनुसार ही कार्य करते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ही वो कार्य करते हैं। जो राज्य की सरकारें होती हैं उनको हटा नहीं सकती हैं। बच्चों, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, सभी राज्यों को समान रूप से शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है आर्टिकल 371 के अंतर्गत। जैसे आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, इन राज्यों के लिए और उत्तराखंड है, इनको भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है। ऐसे ही हम इससे पहले तक हम देखते थे धारा 300 अनुच्छेद 370 के बारे में हम पढ़ते थे कि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब भारत में राज्यों की संख्या हो गई है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 9। यानी जम्मू कश्मीर से विशेष जो धारा 370 थी उसको हटाने के बाद भारत के राज्यों का क्रम क्या है, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी अब अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 में समाप्त कर दिया गया है। यानी अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख भी क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। पहले क्या थे, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अब वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।